हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरियम। दोस्तों, यदि आप लोग 5512 जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स के प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करा दिए गए हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू फॉर्म में करा दिया गया है। आप वहाँ एमसीक्यू फॉर्म में ज़रूर देखें। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से है। अगर आपने नहीं भी देखा तब भी आपके लिए ये यूज़फुल होगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रवर्तक सिपाही में पूछा गया प्रश्नों का सेट है। यूपी स्पेशल का ये सेट है। और हम कुछ पढ़ाने के आज में एक पैटर्न में थोड़ा चेंजेस करेंगे। दरअसल क्या है कि ऐसा मैंने महसूस किया है या मेरा मानना है कि यदि हम चीज़ों को क्वेश्चन के तौर पे याद करेंगे या एज अ टॉपिक याद करेंगे तो याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है। अगर हम इस चीज़ को बातों के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे कि मान लिया कि हम दोनों लोग आपस में एज अ फ्रेंड पढ़ेंगे। आप ये मानना कि हम आपके सामने बैठे हुए और हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। बात करने से क्या है कि बातें थोड़ा जल्दी याद हो जाती हैं, ये आप लोग भी जानते होंगे। और बहुत ज़्यादा ऑफ़िशियल लैंग्वेज से नहीं पढ़ेंगे, नॉर्मल अपनी गाँव की तरह पढ़ेंगे, समझते हुए आराम से। मज़ा आएगा पढ़ने में, सेशन अंत तक ज़रूर देखें। और पीडीएफ भी आपको इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। पहले वीडियो ज़रूर देखें, भले ही 1.5 गुनी स्पीड से, और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको किया थोड़ा ज़ूम। और पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर? पहला प्रश्न दरअसल पेपर में ये पूछा गया था, ये जो आतंकवादी निरोधी दस्ता है, ठीक? इसके बारे में पूछा गया था। आतंकवादी निरोधी दस्ता को हम लोग एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी इंग्लिश में कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एटीएस बोलते हैं। अब इसमें क्या है, एटीएस का हमें वर्ष याद रखना है। एटीएस की स्थापना 2007 में हुई। कब हुई? 2007 में एटीएस बना आपका। क्लियर है? एटीएस आपका 2007 में बना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? 2007 में ये बना, याद रखेंगे। एटीएस की स्थापना 2007 में हुई। इसका उद्देश्य, इसके नाम में ही आ रहा है आतंकवादी निरोधी, अर्थात ये कहीं न कहीं आतंकवाद को रोकने के लिए ये बना होगा। ये बात तो समझ में है? हाँ, तो इसका उद्देश्य यही है कि आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए ये बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय अपना लखनऊ में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो इतना बड़ा ये स्क्वाड है आतंकवादी निरोधी, तो राजधानी में तो होना चाहिए हेडक्वार्टर, है ना? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। इसके प्रमुख जो होते हैं वो पुलिस महानिदेशक होते हैं। वर्तमान में नवीन अरोड़ा जी आपके आतंकवादी निरोधी दस्ता के प्रमुख हैं। इतनी बात याद रखनी थी इसके बारे में, क्या सरल है ना? एटीएस 2007 आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए इसको बनाया है। और ये लखनऊ में इसका मुख्यालय है। पुलिस महानिदेशक इसके जो होते हैं वो मुख्य प्रमुख होते हैं, और नवीन अरोड़ा प्रमुख हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, समझ चुके हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादन अधिक है? यहाँ पर ये पूछा था। आप ये कई बार पढ़ चुके हैं और अच्छे से जानते हैं कि कृषि उत्पादन वो जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने? 9 हैं। इन 9 कृषि जलवायु में से कौन-सा जलवायु क्षेत्र है, कृषि जलवायु क्षेत्र जिसका सबसे अधिक कृषि उत्पादन है? ये यहाँ पर पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी मैदान, ठीक है? अब वो 9 कौन-कौन से हैं वो जानते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ी स्पेशलिटी या कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जानेंगे, क्या एग्ज़ाम में बन सकते हैं। देखो, आप जानते हैं कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो 9 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। आपने ये पढ़ा होगा कि उत्तरी का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो भाबर एवं तराई क्षेत्र है। तो एक में बाँटा गया है भाबर एवं तराई क्षेत्र, ठीक? पश्चिम दिशा में आते हैं, तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में बाँटा गया दूसरा। तीसरा बाँटा गया है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। चौथे में बाँटा गया है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदानी क्षेत्र। पाँचवें में बाँटा गया मध्य मैदानी क्षेत्र। छठे में बाँटा गया बुंदेलखंड का क्षेत्र। सातवें में हमारा आता है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। आठवें में आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और नवें में आता है विंध्य क्षेत्र। क्लियर है? ये 9 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया गया है। यह याद रखेंगे। इसके अलावा पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में, किस मैदानी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ठीक है, उपोष्ण जलवायु आपको भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र में मिलती है। वहीं आपका पश्चिमी मैदान में भी उपोष्ण जलवायु मिलती है। मध्य पश्चिमी मैदानी में भी उपोष्ण मिलती है। तो इन तीनों में ही उपोष्ण जलवायु मिलती है। दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदानी क्षेत्र की बात करें तो अर्ध शुष्क है, ठीक है? शुष्क यहाँ पर भी है, शुष्क यहाँ पर भी है, और यहाँ पर समय तो यहाँ पर अर्ध शुष्क, ठीक है? अर्ध शुष्क दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदानी क्षेत्र की जलवायु है। मैदानी मध्य मैदानी क्षेत्र की बात करें तो समशीतोष्ण, क्लियर है?
मध्य मैदानी क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की अर्ध शुष्क है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो समशीतोष्ण है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें समशीतोष्ण है और विंध्य क्षेत्र की समशीतोष्ण है। अंतिम 3 यहाँ पर हम लोगों ने जो जाने वो समशीतोष्ण, समशीतोष्ण और समशीतोष्ण, जबकि ऊपर के 3 के हम लोगों ने जो पढ़े उपोष्ण, उपोष्ण, उपोष्ण। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई होगी, याद कर लेंगे। इसके अलावा प्रश्न यहाँ तो ये पूछ दिया था कि किस जलवायु क्षेत्र में अधिक कृषि होती है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है ये जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, इनमें से सबसे अधिक वार्षिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये देखने को मिले। तो सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा की अगर हम बात करें, तो आपका भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। और वार्षिक वर्षा कितने देखने को मिलती है? 1400 mm वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? भाई ये तो हम लोग जान ही चुके हैं कि सर्वाधिक कृषि उत्पादकता किस क्षेत्र में है? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। इसके अलावा ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है कि इन जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, इनमें सबसे अधिक तापमान कहाँ देखने को मिलता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है इन 9 में से, और लगभग यहाँ पर 47.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये बात समझ में इम्पोर्टेंट है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि जलवायु क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है। 9 भाग याद रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा एक प्रश्न और, ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं कि कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश को कुल मृदा समूह क्षेत्र की बात करें तो 8 कुल मृदा समूह क्षेत्र में बांटा गया है। इतनी बात आपको याद रखनी थी। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न पूछा था कि मधुस्वप्न के लेखक कौन है? ये यहाँ पर पूछा गया था। तो याद रखेंगे मधुस्वप्न के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। एक बार फिर हम बोलते हैं, मधुस्वप्न के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। राहुल सांकृत्यायन को उपाधि भी दी जाती है। इनको महापंडित भी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित भी कहा जाता था। इनका जन्म कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। क्लियर है? 9 अप्रैल 1893 को राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ है। इसको याद रखेंगे। दोस्तों एक बात हम यहाँ कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया था वहाँ पर एयर गलत हो गई थी, तो 1893 है यहाँ पर, वहाँ पर भी सही कर लेना। ठीक है? इनका जन्म स्थान इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ? इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दरअसल क्या है कि राहुल सांकृत्यायन के बारे में स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखेंगे। सभी पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाओं को याद रखेंगे तो बोलगा से गंगा तक इनकी रचना है। कनैला की कथा इनकी रचना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बढ़ते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिए गए थे उनके बारे में जान लेते हैं। धर्मवीर भारती भी ऑप्शन में दिया गया था। धर्मवीर भारती की बात करें तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर 1926, धर्मवीर भारती। इनका जन्म स्थान की बात करें, इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में धर्मवीर भारती का जन्म हुआ। इसके अलावा 1972 में इनको पद्मश्री मिला। 1972 में इनको पद्मश्री मिला। 1972 में इनको पद्मश्री मिला। इस बात को याद रखेंगे। भाई 1989 की बात करें तो 1989 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछा जा सकता है कि कब मिला, या स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो 1972 पद्मश्री, जबकि 1989 आपका संगीत नाटक अकादमी। रचना की याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, कई बार पढ़ा होगा हम लोगों ने, 10th में भी पढ़े थे। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती इंपॉर्टेंट है। सूरज का 7वां घोड़ा, इंपॉर्टेंट है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। जन्म स्थान इलाहाबाद। जन्म का वर्ष पूछा जाए तो 1926, 25 दिसंबर 1926। 1972 में पद्मश्री, जबकि 1989 में संगीत नाटक अकादमी। महावीर भारती को भी चर्चा में ले लेते हैं, क्योंकि महावीर भारती भी महावीर भारती ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 9 मई 1864 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? रायबरेली में हुआ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनकी एक मासिक पत्रिका है, इंपॉर्टेंट है, सरस्वती मासिक पत्रिका किनकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। याद रखेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में कौन सा बैराज है? बस ये पूछा था। तो उत्तर प्रदेश में कानपुर में मोस्टली गंगा बैराज बोलते हैं, लेकिन इसका नाम
लवकुश बैराज है। क्लियर है? और ये किस नदी के पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है लवकुश बैराज। इसके अलावा याद रखेंगे ये जो लवकुश बैराज है कानपुर का, इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जल संपूर्ति परियोजना के तहत लवकुश बैराज का निर्माण किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन में क्या-क्या दिया था? ऑप्शन में दिया था गोकुल बैराज। गोकुल बैराज आगरा और मथुरा में के संयोजक का ये एक संयुक्त बैराज है। ये यमुना नदी पर बना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बैराज दिए जाएँगे और नदियाँ दी जाएँगी कि कौन-सा बैराज किस नदी पर बैठा हुआ है। गोकुल बैराज आपका यमुना नदी पर है, लवकुश बैराज गंगा नदी पर है, हिंडन बैराज आप जानते हैं कि हिंडन बैराज हिंडन नदी पर होगा और ये हिंडन नदी के किनारे गाज़ियाबाद है, ये ऐसे भी लिंक करके याद रखेंगे। नरोरा आप जानते हैं कहाँ पर है? नरोरा आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है और ये कहाँ पर है आपका? बुलंदशहर में। दरअसल क्वेश्चन ये कानपुर का है और ऑप्शन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कानपुर को भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि क्या हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट निकाल कर लाते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे। कानपुर की अगर हम बात करें तो आजकल पैटर्न क्या देखा जा रहा है कि किसी जिले से कितने जिले सीमा साझा करते हैं वो भी पूछा जाता है और किस डायरेक्शन में कौन-सा जिला करता है ये भी पूछा जाता है। अगर हम कानपुर की सीमा को देखें तो कानपुर की पूर्व में सीमा उन्नाव से लगती है। कानपुर की दक्षिण से सीमा आपकी फतेहपुर से लगती है। दक्षिण में सीमा हमीरपुर भी करता है जबकि पश्चिम में सीमा कानपुर देहात से लगती है। उत्तर की तरफ देखें तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट आपका कानपुर से सीमा साझा करता है और हरदोई डिस्ट्रिक्ट कानपुर से सीमा साझा करता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 जिले आपके सीमा साझा करते हैं कानपुर से। क्लियर है? समझ में आया? अगर एक बार फिर हम बात करें तो कानपुर से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? अगर ये संख्या पूछी जाए तो आप बताएँगे कानपुर से उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा साझा करते हैं। वो 6 जिले कौन-कौन से? अपना उन्नाव करता है, कन्नौज करता है, हरदोई करता है, फतेहपुर करता है, कानपुर देहात करता है और हमीरपुर करता है। एक बार आप उत्तर प्रदेश का मैप ज़रूर देखें। इसके अलावा पूछें कानपुर क्या है? कानपुर आपका एक मंडल है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। उन 18 मंडल में से कानपुर भी आपका एक मंडल है। कानपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? ये भी पूछा जा सकता है। कानपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तो क्या 6 जिलों से सीमा भी साझा करता है? 6 जिले इसके मंडल भी आते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो जिले सीमा साझा करते हैं वो उस मंडल के अंतर्गत ही आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? वो 6 जिले कौन-कौन से हैं मंडल के अंतर्गत आते हैं? कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और औरैया। ये 6 जिले कानपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे मंडल हैं जो जो जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। वो कौन-कौन से हैं? एक तो आपका कानपुर हो गया, एक आपका मेरठ होता है और एक आपका लखनऊ। ये 3 मंडल हैं जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अरे भैया भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान तो अपना कानपुर में है। इसे हम IIPR बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पल्सेस रिसर्च। क्लियर है? और अ, कहाँ पर है? ये दलहन कहाँ पर है? कानपुर में। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शुगर संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय शुगर संस्थान जिसे हम कहते हैं NSI, ये तो आपका कानपुर में है, वही कल्याणपुर में, स्टेशन के सामने ही है, पहुँच के देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो NSI है इसमें भारत का पहला है जो कि चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। तो चीनी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर बनाया गया? NSI में और ये अपने आप में भारत का पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। क्लियर है? भाई आपसे अगर पूछा जाए भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, भारतीय चमड़ा एवं रंगाई जूता संस्थान आपका कानपुर में मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये भी आपका कानपुर में। क्लियर है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे हम CSA बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो रावतपुर में पड़ता है कानपुर में, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो 1975 को हुई है। इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखेंगे, 1975 CSA की स्थापना हुई। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? वाल्मीकि आश्रम कानपुर में और कानपुर में भी कहाँ? बिठूर। बिठूर आपका गंगा नदी के किनारे, इस बात को याद रखेंगे। बिठूर वहीं जहाँ पर अ, लालन पालन हुआ झांसी की रानी का। क्लियर है? बिठूर। जेके मंदिर की बात करें, जेके मंदिर आपका कानपुर में है, गोल चौराहे के पास में वहाँ पर आपका जेके मंदिर है। इस्कॉन टेम्पल आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। पनकी धाम मंदिर कहाँ है आपका? पनकी मंदिर आपका कानपुर में है। भितरगांव कहाँ पर है? गुप्तकालीन ये आपका स्थल है। भितरगांव आपका कानपुर में इंपॉर्टेंट है। जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? आपका
कानपुर में है। क्लियर है, कानपुर में है, रावतपुर क्रॉसिंग के सामने है। क्लियर है भाई। अगर हम बात करें बलहपारा झील कहाँ देखने को मिलती है, बलहपारा झील आपकी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपकी कानपुर में है। मोती झील की बात करें, कानपुर में। ग्रीन पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, आपका कानपुर में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर है। मेगा लेदर पार्क कहाँ पर है, मेगा लेदर पार्क, ये तो ये आपके कानपुर में है। ठीक है, इसके अलावा आप बिल्कुल याद रखेंगे जो हम कह रहे हैं, आप याद रखेंगे कि टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क, टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क भी आपके कानपुर में है। कानपुर का अगर आपसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछा जाए तो चमड़े के उत्पाद कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। चमड़े के उत्पाद कानपुर का क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगर आपसे कानपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट भी पूछ लिया जाए तो टेबल टेनिस कानपुर के लोग ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट टेबल टेनिस कानपुर का है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न बेकरीज की अगर हम बात करें तो ये तो आपकी कानपुर में है। क्लियर है, इसके अलावा इस तरफ चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करें तो ये आपका कानपुर में है। कब बना, 1954। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम 1954 कानपुर। क्लियर है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पर है, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड आपका कानपुर में है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड हमारा इस कानपुर में है और 1958 को ये स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है। कानपुर में कहाँ, गुरुदेव में। पॉलिटेक्निक, जब पॉलिटेक्निक, राजकीय पॉलिटेक्निक जो कानपुर में है गुरुदेव के पास, उसके बगल में आपका ये उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें 1961 को बना और ये आपका कानपुर में है। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो कानपुर से इसका नेतृत्व किसने किया, कानपुर से नेतृत्व 1857 की क्रांति का तात्या टोपे द्वारा किया गया था। और तात्या टोपे का मूल नाम भी पूछा जाता है तो इनका नाम है रामचंद्र, इनका नाम है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में टोटल कितने सेशन हुए, 9 सेशन हुए। ये भी याद रखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुल अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कितनी हुई, 9 हुए, इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कानपुर में कोई अधिवेशन हुआ, हाँ कानपुर में भी भैया अधिवेशन हुआ था। और कब हुआ था, 1925 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, कानपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी। इस प्रकार सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली। क्लियर है, जबकि पहली महिला पूछा जाए तो वो आपकी सरोजिनी नायडू, वो सॉरी एनी बेसेंट है। क्लियर है। इसके अलावा कानपुर में एक षड्यंत्र हुआ था, कब हुआ था, ईयर पूछी जाती है। कानपुर कांड कब हुआ था, 1924 को कानपुर षड्यंत्र हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन भी कहाँ पर हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कानपुर से हुआ था, याद रखेंगे। और कब हुआ था, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि उत्तर प्रदेश से कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती थी, तो इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं का जिक्र कर लें जो एग्जाम में पूछी जाती है। ब्राह्मण पत्रिका पूछी जाती है कि प्रकाशन कहाँ से होता है, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कानपुर से होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आप जबकि कल्याण पत्रिका पूछी जाए तो वो गोरखपुर से होती है, इसको भी याद रखेंगे। इस पत्रिका का पहली बार प्रकाशन कब हुआ था, 1883 ईस्वी को हुआ था। और किनके द्वारा किया गया था, ब्राह्मण पत्रिका का पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा किया गया था। ब्राह्मण पत्रिका पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। क्लियर है, भूलना नहीं है भाई। आपका प्रताप नाम की पत्रिका का भी प्रकाशन कानपुर से होता था और ये 1910 में प्रकाशित हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया था। और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज भी है जो कि हाईलाइट के सामने है ना, इसको भी याद रखेंगे। प्रताप नाम की पत्रिका का प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया, 1910 में किया गया। ब्राह्मण पत्रिका 1883 प्रताप नारायण मिश्र। क्लियर है। अब देखो प्रताप नाम की पत्रिका को ये कंफ्यूज ना करना, प्रताप नाम की पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र ने नहीं की है, इस बात को याद रखेंगे, गणेश शंकर मिश्र विद्यार्थी द्वारा की गई। इसके अलावा कुछ पॉइंट और डिस्कस करें कानपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जिसने दशकीय वृद्धि सबसे कम की है, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला उत्तर प्रदेश का कोई है तो वो है कानपुर। क्लियर है, 10 सालों में सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि की है कानपुर ने। क्लियर है, बढ़ते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। सेकेंड साक्षरता वाला जिला
ठीक है, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे कानपुर इस मामले पे दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर की बात करें जीबीएन, जीबीएन का मतलब है गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर है। क्लियर है? वहीं अगर हम आपसे बात करें सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर है, इस मामले में नंबर 1 पर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट बात करें आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ पर है? आयुध फैक्ट्री जो है आपकी कानपुर में है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर में परम संगणक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। परम संगणक नाम का सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? आईआईटी कानपुर में किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दरअसल क्या है कि कानपुर में फरवरी 2024 में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया? पूछा जाएगा कि गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? याद रखेंगे गोलाबारी। गोलाबारी कहाँ पर? कानपुर में। और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको किसके द्वारा किया गया है? इस गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन निजी कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट इवेंट, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थान दिए गए थे और उनका वर्ष पूछा था कि कौन सा सही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष कब हुई? 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। क्लियर है? स्थापना हुई कब हुई? 1 अप्रैल 1937। किसकी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये है कहाँ पर? ये आपका प्रयागराज में। भाई आपका इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की बात करें तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष दी गई थी, तो 4 वर्ष 1996 लिखा हुआ था, तो ये आयोग ने ठीक माना। यानी कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1996 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में इसका मुख्यालय, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी औपचारिक रूप से गठन की बात करें, कई बुक्स में हम लोग पढ़ेंगे, घटना चक्र हो गई या आप परीक्षा वाणी की बुक को पढ़ेंगे या गूगल में भी देखेंगे, तो 7 अक्टूबर 2002 इसकी औपचारिक रूप से गठन हुआ है। इसको इससे कंफ्यूज ना करना। क्लियर है? भाई इसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ और किस धारा के तहत हुआ, ये भी जाने। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ और धारा 21 के तहत हुआ है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। धारा 21 के तहत उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। क्लियर है? इसके अलावा याद रखेंगे इनके जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। दरअसल क्या है कि हम आपको बता दें, ये प्रश्न देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश मानव आयोग के बारे में पूछा जाएगा और कथन में ये स्टेटमेंट दिए जाएंगे जिनमें से गलत पूछा जाएगा कि कौन सा गलत है, तो आपको सही से याद रखना है। अगर इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है या अध्यक्ष का, या फिर 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए। यदि 3 वर्ष पहले हो जाती है तो ठीक है, यदि उसकी 70 वर्ष पहले हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, माना कि वो 68 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बना, तो वो 2 ही साल कर पाएगा। इस तरह से याद रखेंगे, 70 वर्ष पहले हो गई, ठीक है। 2019 में हुए संशोधन के अनुसार, 2019 में जो संशोधन हुआ था उसके अनुसार ये सब प्रावधान किए गए हैं। ये जो अध्यक्ष या सदस्य हैं, क्या इनको पुनः नियुक्त किया जा सकता है? दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत मुख्य बिंदु है, इसको याद रखेंगे। क्लियर? भूलियो मत, इसको याद रखियो। ठीक है, देखो, पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के दो अध्यक्ष, क्योंकि यार ऐसे याद रख सकते हैं, मानव के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो कोई दोबारा भी चुन सकता है। भाई वो अधिकार के लिए लड़ रहा है तो उसने क्या गलत किया है, तो वो दोबारा भी नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मानवाधिकार के पहले अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष एपी मिश्रा हैं। क्लियर है? याद रखें कि इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार को पहले आयोग मिश्रा जी हैं। क्या नाम है? एपी मिश्रा। और ये कब बने? 10 अक्टूबर 2002 से बने थे और 31 अगस्त 2006 तक रहे। अब देखना, 2002 में ये बना और यहाँ पर 1996 में गठन हुआ था, तो इससे पहले क्यों नहीं बने? तभी तो कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2002 को प्रॉपर तरीके से इसका गठन हुआ था, इसीलिए तब 10 अक्टूबर से इसके अध्यक्ष मिल गए थे। 7 अक्टूबर को गठन हुआ और 10 अक्टूबर को इसके अध्यक्ष मिल गए थे। क्लियर है? वर्तमान में अध्यक्ष देखें तो बालकृष्ण नारायण वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इनके अध्यक्ष जो बनते हैं वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनाए जाते हैं। आपने जितने भी पढ़े होंगे अध्यक्ष, वो न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति करके उनके आगे जरूर लगा होता है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ही इनके अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है।
आई थिंक समझ में आया होगा कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या-क्या पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा हम याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के बारे में भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना की बात करें तो 14 सितंबर 2005 को उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 14 सितंबर को हम लोग कोई दिवस मनाते हैं जिसका नाम है हिंदी दिवस, ठीक है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के दिन इसका हुआ, तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। कब हुआ था गठन उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का? हिंदी दिवस के दिन हुआ था 14 सितंबर 2005 को। क्लियर है? किस अधिनियम के तहत? तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत धारा 15 के तहत हुआ था। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन हुआ। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल याद रखेंगे, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। भाई हमने मानवाधिकार आयोग का भी कार्यकाल 3 वर्ष देखा था। इनकी आयु की बात करें तो 65 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का 70 वर्ष तक होता था। ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे। क्लियर है? इनके मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, ठीक है? जबकि मानवाधिकार के होते हैं। सूचना आयुक्त क्या कर देंगे, ये सूचनाएं लीक कर देंगे, दोबारा इनको चुन लिया जाएगा। ऐसे करके लिंक रख सकते हैं। क्लियर है? हालांकि देखो हम लोगों को क्या है कि क्वेश्चन टिक सही होने चाहिए, तो अपने माध्यम से आप ट्रिक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, जैसे भी याद रहे, है ना? अगर इनको दोबारा बना देंगे अध्यक्ष तो ये सूचना ही लीक कर देंगे, इनको दोबारा नियुक्त नहीं किया जाता है, ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है? फर्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो एम.ए. खान थे। क्लियर है? उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? एम.ए. खान। ये बने कब थे? 22 मार्च 2006 को बने थे और 9 जुलाई 2008 तक रहे। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त की अगर हम बात करें तो राजकुमार विश्वकर्मा वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त की बात करें, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दरअसल ये प्रश्न इसी सेट में, इसी पेपर में पूछा गया है, तो इसको यहाँ पर समझेंगे, आगे रफली पढ़ लेंगे। क्लियर है? अगर हम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त व उपलोक अधिनियम 1975 पारित किया गया था। ये अधिनियम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अधिनियम कब पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर इस अधिनियम को क्या हुआ? राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 201 के अधीन अनुमति मिल गई। ठीक है, पास कर दिया गया राष्ट्रपति ने, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 201 के तहत, और ये आपका एक एक्ट बन गया। क्लियर है? इसके अलावा याद रखेंगे, ये जो उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त है, ये कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त और स्वतंत्र होता है। ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता ये गवर्नमेंट बॉडी। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें लोक आयुक्त अधिनियम के अंतर्गत 2 प्रकार की परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। जो लोक आयुक्त अधिनियम है, इसमें 2 प्रकार की शिकायतें या परिवाद आते हैं। एक आपका शिकायत आता है, एक आपका अभिकथन होता है। शिकायत क्या होती है? जब लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने संबंधी प्रकरण आपके शिकायत कहलाते हैं। वहीं अभिकथन की बात करें तो राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवा सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार से संबंधित परिवाद, ठीक है, तो वो आपके अभिकथन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? इनके लोक आयुक्त का कार्यकाल अगर हम बात करें तो इनके लोक आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोक आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, ये तो 8 वर्ष होता है। क्लियर है? नहीं, फरवरी 2024 के अधिनियम के तहत इसको संशोधित करके 5 वर्ष कर दिया गया है, और उम्र की बात करें तो 70 वर्ष तक होता है। क्लियर हुआ? हम लोगों ने क्या देखा था? 3 वर्ष देखा था मानवाधिकार आयोग का, 3 वर्ष देखा था राज्य सूचना आयोग का, और वहाँ पर 70 वर्ष था, और सूचना आयोग का 65 वर्ष था। वहीं हम लोक आयुक्त की बात करें तो 5 वर्ष और 70 वर्ष। क्लियर है? नोट करके हमने पहले ही लिख दिया कि पहले 6 वर्ष था इसका, फिर 2012 में 8 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 2024 में पुनः इसको संशोधन करके इनका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। क्लियर हुआ? फर्स्ट लोक आयुक्त कौन थे? विशंबर दयाल इसके पहले लोक आयुक्त थे। 14 सितंबर 1977 को ये बने थे और 13 सितंबर 1982 तक ये रहे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त का गठन कब हुआ होगा? 1977 ईस्वी को हुआ होगा। क्लियर है? याद रखेंगे। वर्तमान लोक आयुक्त की अगर हम बात करें तो वर्तमान में संजय मिश्रा जी आपके लोक आयुक्त हैं। प्रथम लोक आयुक्त विशंबर दयाल हैं। क्लियर है?
उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला पूछा था मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पूछा गया था। क्लियर है? याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। इनका जन्म याद रखें तो 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886। जन्म स्थान की बात करें, इनका जन्म स्थान चिरगांव कहाँ पर हुआ था? झांसी में हुआ था। याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट में पूछा गया था। क्लियर है? इनको राष्ट्रकवि कहा जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस नाम से जाने जाते हैं? राष्ट्रकवि के द्वारा जाने जाते हैं, के नाम से जाने जाते हैं। और इनको लोगों द्वारा कहा गया, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं किया गया, क्योंकि प्रश्न में ये पूछा गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको राष्ट्रकवि कहा था। ये गलत स्टेटमेंट था, क्योंकि इनको राष्ट्रकवि तो कहा जाता है, बट रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा नहीं कहा गया था, लोगों द्वारा किया गया था। ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है? इनकी प्रथम कृति पूछी गई थी, दिया गया था कि रंग में भंग इनकी प्रथम कृति है। ये बिल्कुल ठीक है। तो इनकी प्रथम कृति क्या है? रंग में भंग। ठीक है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त प्रथम कृति है। लिखा कब था इन्होंने? 1909 में लिखा था। ये रंग में भंग है क्या? ये एक नाटक है, ये भी याद रखेंगे। पर्टिकुलर ये टाइप से पूछ लेते हैं कि नाटक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है क्या, है ना? इनके कुछ महाकाव्य याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। साकेत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की एक महाकाव्य या कृति है। यशोधरा इनकी एक महाकाव्य है। साकेत, यशोधरा, रंग में भंग। खंड काव्य की बात करें, भारत भारती इंपॉर्टेंट है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त 1912। क्लियर है? याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि कर्ण वंश का पहला राजा कौन था? ये प्रश्न इतना बस पूछा था। तो कर्ण वंश के पहले राजा वासुदेव थे। क्लियर है? इसके अलावा और भी पॉइंट पूछे जा सकते हैं, अगर इस तरह से आयु का मूड हुआ तो पूछा जा सकता है। देखो, कर्ण वंश से पहले शासक कौन से थे? कर्ण वंश से पहले था शुंग वंश। और कर्ण वंश के बाद में कौन सा वंश आया? सातवाहन वंश, सातवाहक वंश। ये भी याद रखेंगे। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्ण वंश के पहले कौन सा वंश था? तो कर्ण वंश से जस्ट पहले वंश शुंग वंश था, और कर्ण वंश के बाद का वंश था आपका सातवाहक वंश। याद रखेंगे भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग आपके शुंग वंश के संस्थापक थे। याद रखेंगे। कर्ण वंश की बात करें तो कर्ण वंश में केवल और केवल 4 शासक रहे। कर्ण वंश में 4 ही शासक रहे। पहले शासक थे आपके वासुदेव। हो सकता है पर्टिकुलर में ये पूछा जा सकता है कि कर्ण वंश के दूसरे शासक कौन थे, तो आप कहेंगे कि भूमिमित्र कर्ण वंश के दूसरे शासक थे। तीसरा शासक थे आपके नारायण, जबकि अंतिम शासक या फोर्थ शासक थे आपके सुशर्मन। सुशर्मन को हराकर, इनकी डेथ करके सिमुक ने सातवाहक वंश की स्थापना की। तो सातवाहक वंश के संस्थापक सिमुक हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इजी है। कर्ण वंश से पहले शुंग वंश था, शुंग वंश के बाद भाई शासक सातवाहन वंश था। शुंग वंश के संस्थापक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक हैं। कर्ण वंश के संस्थापक की बात करें तो वासुदेव, वहीं सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक हैं। क्लियर है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में पूछा गया था। बताया, स्टेटमेंट दिए गए थे वो कुछ गलत थे। 2 मछलियां और धनुष बाण इसके राजकीय चिन्ह में है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 2 मछलियां हैं, एक धनुष बाण है। क्लियर है? इतना पूछा गया था, यही इसका आंसर था। बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि जो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, उसमें जो मछलियाँ हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो आप याद रखेंगे, मछलियाँ जो हैं आपकी रूमी दरवाज़ा से ली गई हैं। कहाँ से ली गई? रूमी दरवाज़ा इम्पोर्टेंट है। ये रूमी दरवाज़ा है कहाँ, ये भी पूछा जाता है। रूमी दरवाज़ा आपका लखनऊ में है। याद रखेंगे। और इसको बनवाया किसने था? आसफ उद्दौला द्वारा रूमी दरवाज़ा बनवाया गया था। इसके अलावा लखनऊ में आपका बड़ा इमामबाड़ा भी है, वो भी आसफ उद्दौला ने बनवाया था। जूनियर असिस्टेंट में ही पूछा गया था कि रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो 60 फीट इसकी ऊंचाई है। याद रखेंगे। ये जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जिसमें 2 मछलियां एक धनुष बाण है, इसको कब अपनाया गया? राजकीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? यार याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1938 में राजकीय चिन्ह के रूप में इसको अपनाया गया। क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं थी, सरल था। याद रखेंगे, राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, 2 मछलियां हैं, एक धनुष बाण है। हम लोग तो ये देखते रहते हैं, याद हो जाएगा। अच्छा, जो मछलियाँ थी वो कहाँ से ली गई? मछलियाँ रूमी दरवाज़ा से ली गई हैं। रूमी दरवाज़ा आसफउद्दौला ने बनवाया था। है कहाँ? लखनऊ में। ऊँचाई कितनी है इस दरवाजे की? 60 फीट ऊँचाई है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम आसफउद्दौला की बात करें, इसने और क्या बनवाया? इसने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। और बड़ा इमामबाड़े की छत पर जाना है तो 84 सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी। इस प्रकार से भी ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर है?
अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है कितने राज्यों से मतलब किन-किन राज्यों से सीमा साझा करता है? ये प्रश्न पूछा था। ये तो बच्चा-बच्चा जानता होगा, तो आप तो बड़े हो गए, आपको भी याद होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है और ये एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन-कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, क्लियर है? और वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। सोनभद्र आपका ये मैप बनाने की कोशिश की है हमारे द्वारा, तो आप समझेंगे कि उत्तर सोनभद्र किन-किन जिलों से सीमा साझा करता है और राज्यों से सीमा साझा करता है। अगर हम देखें तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश के मात्र 2 जिलों से सीमा साझा करता है, ये भी पूछा जा सकता है और वो दोनों ही जिले उत्तर की तरफ हैं, क्लियर? ये उत्तर की तरफ हैं। मिर्ज़ापुर सोनभद्र से सीमा साझा करता है, चंदौली सोनभद्र से सीमा साझा करता है। इम्पोर्टेंट है, 2 जिले, ये जिलों की सीमा इसलिए फोकस करा रहे हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मिर्ज़ापुर और चंदौली सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं, जबकि राज्यों की बात करें तो पूर्व में क्या है? मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, दक्षिण-पूर्व में आपका झारखंड, जबकि उत्तर-पूर्व की तरफ आपका बिहार है। क्लियर है? ये 4 राज्य सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग सोनभद्र को खंगालते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट निकाल कर लाए हैं, क्या पढ़ते हैं। अभी-अभी हम लोगों ने जाना कि सोनभद्र 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कौन-कौन? मिर्ज़ापुर और चंदौली। चंदौली की बात करें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? आपका चंदौली में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना या पहला वन्यजीव अभयारण्य है। इस बात को याद रखेंगे। अगर हम बात करें सोनभद्र आपका किस मंडल के अंतर्गत आता है? सोनभद्र मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सोनभद्र किस मंडल के अंतर्गत आता है? मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। सोनभद्र देखो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से कुछ ही ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय उनसे अलग है। इनमें से हम बात करें सोनभद्र भी है। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? इम्पोर्टेंट है। सोनभद्र जिले का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में है, याद रखेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो ये आपका सोनभद्र में 1967-71 में बनकर ये तैयार हुआ था। क्लियर है? अनपरा ताप विद्युत गृह भी पूछा जाता है। अनपरा ताप विद्युत गृह आपका सोनभद्र में, याद रखेंगे। सिंगरौली कोयला खान कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंगरौली आपका कहाँ है? सोनभद्र में है। रेणुकूट आपका कहाँ है? रेणुकूट आपका सोनभद्र में, और रेणुकूट फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हिंडाल्को की इंडस्ट्रीज है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? सोनभद्र, रेणुकूट में है। क्लियर है? सीमेंट कारखाने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? सीमेंट कारखाना उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में, और सोनभद्र में किस जगह? चुर्क एंड डला, इंपॉर्टेंट है। चुर्क एंड डला सीमेंट कारखाना, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम, उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम बेलहत्ती ग्राम में, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? बेलहत्ती ग्राम, और ये कहाँ है? सोनभद्र में। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है, याद रखेंगे। और ये जनसंख्या के मामले में भी और प्रतिशतता के मामले दोनों में ही सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। इसके अलावा सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशतता वाला जिला भी आपका सोनभद्र है, याद रखेंगे। क्लियर है? गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, या हम बात करें झील की बात करें, गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहाँ पर है? ये एक कृत्रिम झील भी है या कृत्रिम जलाशय है। ये नृहंद नदी पर, और ये है कहाँ पर? सोनभद्र में। और सोनभद्र में भी पूछे जाए ये कहाँ पर है? ये आपका पीपरी में है। क्लियर है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे कुछ डैम पूछे जाते हैं, तो सोनभद्र के डैम में याद रखेंगे ओबरा डैम। अब ओबरा से तो आप परिचित हो गए होंगे। ओबरा आपका थर्मल पावर प्लांट भी है, ऐसे याद रखेंगे। क्लियर है? तो ओबरा डैम कहाँ पर है? ओबरा डैम आपका सोनभद्र में। कन्हार डैम कहाँ है आपका? कन्हार डैम आपका सोनभद्र में। मुईरपुर डैम इंपॉर्टेंट है। मुईरपुर डैम आपका सोनभद्र में, याद रखेंगे। अ, उत्तर प्रदेश सोनभद्र की जनजातियों की अगर हम चर्चा करें तो आपका परैया जनजाति यहाँ देखने को मिलती है। अगरिया जनजाति आपको सोनभद्र में देखने को मिलती है। बैगा जनजाति कहाँ देखने को मिलती है? सोनभद्र में। और भुइया जाति जनजाति, याद रखेंगे। कर्मा नृत्य नृत्य कहाँ का है? कर्मा नृत्य नृत्य जो है, कर्मा लोक नृत्य मिर्जापुर का भी है और सोनभद्र का भी है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रेणुकेश्वर महादेव मंदिर आपको सोनभद्र में मिलेगा। ऐसे भी याद रखते हैं, रेणुकूट से बना हुआ है रेणुकेश्वर, मतलब रेणुकेश्वर से बना हुआ है रेणुकूट। सोन महोत्सव कहाँ है?
सोनभद्र में सोन नाम है तो सोन महोत्सव भी आपका सोनभद्र में। यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो कालीन भैया सोनभद्र के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। क्लियर? कालीन कहाँ का? सोनभद्र का है। क्लियर है? चूना पत्थर में प्रसिद्ध है आपका कौन सा? सोनभद्र। कोयला उत्पादन में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? आपका सिंगरौली, सोनभद्र में। इसके अलावा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखेंगे। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सोनभद्र और मिर्जापुर में फैला हुआ है, तो इसको भी याद रखेंगे। सोनभद्र कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? सोनभद्र और मिर्जापुर में विस्तारित है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट करंट का ये है, दरअसल क्या है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 जनजातीय संग्रहालय बनेंगे। क्लियर है? उत्तर प्रदेश में 3 नए जनजातीय संग्रहालय बनाए जाएंगे। कहाँ पर? सोनभद्र में, मिर्जापुर में और महाराजगंज में। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 3 बनाए जाएंगे। तो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि कहाँ-कहाँ बनेंगे या नहीं बन रहा है। तो आपका सोनभद्र में बनाया जा रहा है, मिर्जापुर में बनाया जा रहा है और आपका महाराजगंज में। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला थारू जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर बना हुआ है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश का पहला थारू जनजातीय संग्रहालय जो है, वो आपका बलरामपुर में बना हुआ है। इस बात को भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला ये प्रश्न ये पूछा था कि झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलर है। तो झूला नृत्य की अगर हम बात करें तो झूला तो आपका सावन के महीने में किया जाता है ना। सावन आए भैया झूलो रो झूलो, है ना। तो सावन मंथ में झूला नृत्य किया जाता है। ये नृत्य आखिर है किसका, कहाँ का है? तो ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है। झूला नृत्य कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का। सावन माह में इसको किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ब्रज क्षेत्र के हम नृत्य की चर्चा करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आप याद रखेंगे मयूर नृत्य। मयूर नृत्य कहाँ का है? मयूर नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का है और इसमें मोर पंख का वस्त्र पहनकर नृत्य किया जाता है। कीर्तन नृत्य याद रखेंगे। कीर्तन नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ये गौड़ीय परंपरा पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नृत्य गौड़ीय परंपरा पर आधारित है, तो आप करेंगे कीर्तन नृत्य। क्लियर है? नरसिंह नृत्य किस क्षेत्र का है? नरसिंह नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला नृत्य तो आप जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपका ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है। ये भी पूछा जाता है कि किस क्षेत्र का है, या कई नृत्य देकर मैचिंग में भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा इसको याद रखेंगे, ये महिलाओं द्वारा 108 दीपक चरकुला यानी कि पिंजरा में रखकर, सिर पर रखकर ये नृत्य करती हैं। घड़ा नृत्य इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि घड़ा नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य है। इस घड़े नृत्य की क्या विशेषता है? ये बैलगाड़ी या रथ के पहिए पर, क्लियर, बैलगाड़ी या रथ के पहिए में घड़े रखकर इनमें फिर ये सिर पे रखकर इसको भी नृत्य किया जाता है। इसके अलावा ख्याल नृत्य ऑप्शन में था। ख्याल नृत्य आप जानते हैं कि ये एक बुंदेलखंड का नृत्य है। ये पुत्र जन्मोत्सव पर मनाया जाता है या किया जाता है। ख्याल नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का भैया है। ख्याल बुंदेलखंडी, ख्याल बुंदेलखंड। क्लियर है? इसके अलावा ये कब मनाया जाता है? ये पुत्र जन्मोत्सव में मनाया जाता है। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि ख्याल नृत्य के रूप कौन से नहीं है, तो बस आप ये याद रखेंगे ख्याल नृत्य के रूप कौन-कौन से हैं। ख्याल नृत्य के 3 रूप उत्तर प्रदेश में होते हैं और ये उत्तर प्रदेश के हैं, गड़स्पा ख्याल, जयपुरी ख्याल और अभिनय ख्याल। क्लियर है? गड़स्पा, जयपुरी, अभिनय ये ख्याल नृत्य के 3 रूप हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य को घड़ा नृत्य से कंफ्यूज ना करना। घड़ा नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र का है जबकि घोड़ा आपका बुंदेलखंड का है। चल भैया घोड़ा मेरे बुंदेलखंड, है ना, ऐसे करके याद रख लेंगे। तो घोड़ा नृत्य आपका कहाँ है? बुंदेलखंड का है। ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है। नटवरी नृत्य इंपॉर्टेंट है। नटवरी नृत्य कहाँ का? ये पूर्वांचल का एक नृत्य है और ये पूर्वांचल के यादवों द्वारा किया जाता है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य यादवों द्वारा किया जाता है, तो नटवरी नृत्य यादवों द्वारा किया जाता है। एक याद रखेंगे नकटोरा नृत्य। नकटोरा नृत्य आपका पूर्वांचल का नृत्य है। तो नटवरी और नकटोरा पूर्वांचल के हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पूछा गया था। याद रखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में क्या फैक्ट याद रख सकते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में कहाँ? लम्हई। लम्हई वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ, याद रखेंगे। इनका वास्तविक नाम क्या है? ये नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और धनपत राय इनका वास्तविक नाम है। इनकी मृत्यु की बात करें, ये भी पूछा गया था। तो 1936 को इनकी मृत्यु हुई। ऑप्शन में 1966 दिया गया था, यानी कि वो वहाँ पर गलत स्टेटमेंट था। क्लियर है? इनके उपन्यास के बारे में चर्चा करें तो याद रखेंगे गबन, गोदान, सेवा सदन।
कर्मभूमि, रंगभूमि और निर्मला इनके उपन्यास हैं। जबकि कहानी की बात करें, ये याद रखना गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला। ये तो आप जानते हो कि ये मुंशी प्रेमचंद की, बट ये हैं क्या? कहानी है या उपन्यास हैं? ये उपन्यास हैं, ये याद रखना। कहानियों में इनकी अगर याद रखें तो बड़े भाई साहब, अरे भाई साहब, मतलब बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी, पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी, कफन मुंशी प्रेमचंद जी की है, नमक का दुरागा तो आप लोग जानते होंगे। क्लियर है? इसके अलावा याद रखेंगे दरअसल क्या था कि 1936 में एक प्रगति लेखक संघ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये भी याद रखेंगे, लखनऊ में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रगति लेखक संघ जो 1936 लखनऊ में हुआ था, इसको किनके द्वारा संबोधित किया गया था? तो इस सम्मेलन को मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा संबोधित किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि कौन-सी नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है? सरल क्वेश्चन था, कर सकते हैं। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है, याद रखेंगे, और ये 28 जिले कौन-कौन से, ये आप मैप में देखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा गंगा नदी के बारे में फैक्ट याद रखें तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? ये आपके बिजनौर से प्रवेश करती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जबकि यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है, इस बात को भी याद रखेंगे। ये किसी जिले से निकलकर बाहर निकल जाती है। भाई बिजनौर से एंट्री की और बाहर कौन से जिले से निकलती है? बलिया से निकलती है और बिहार में एंट्री कर जाती है जाकर। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें, ये भी पूछा जाता है, तो 2525 मतलब 25-25 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। इसकी उत्तर प्रदेश में ये कितनी दूरी कवर तय करती है? तो 1450 किलोमीटर की दूरी उत्तर प्रदेश में कवर करती है गंगा नदी, याद रखेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। दरअसल क्या है कि उत्तराखंड में आपका गंगोत्री है, उत्तराखंड में आपका बद्रीनाथ है। गंगोत्री से निकलती है नदी जिसका नाम है रेड कलर की जो आ रही है भागीरथी। वहीं ग्रीन कलर की जो नदी आ रही है ये आपकी है अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से, जबकि भागीरथी निकलती है आपकी बद्रीनाथ गंगोत्री से। ये दोनों ही चलती हैं, तो दोनों एक जगह मिल जाती हैं। दोनों जहाँ मिलती हैं इसको कहते हैं देवप्रयाग। तो पूछा जा सकता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। फिर ये देवप्रयाग में ये हरिद्वार में दक्षिण की ओर हरिद्वार के मैदान में ये प्रवेश करती हैं। देवप्रयाग के बाद ये नदियाँ संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं? गंगा नदी कहलाती है। पूछा जाएगा कि गंगा नदी किस नदी का पार्ट है? तो इसकी मेन जो धारा मानी जाती है वो भागीरथी मानी जाती है। क्लियर है? याद रखेंगे। फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है किस जिले से? उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है और 28 जिलों से होते हुए बलिया से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी याद रखेंगे। पूछा जाता है कि उत्तर से गंगा में मिलने वाली कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो उत्तर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक और ये कोसी नदी। ये गंगा की उत्तर से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है, याद रखेंगे। वहीं दक्षिण से गंगा में मिलने वाली ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यमुना, टोंस और सोन नदी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोकप्रिय सामग्री है। याद कर लेंगे, कड़स्पा पत्थर, सोप पत्थर और आपका संगमरमर। ये इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि आगरा किले के बारे में पूछा गया था। क्लियर है? तो सबसे पहले आगरा किले की अगर हम बात करें तो 1983 ईस्वी में यूनेस्को की मूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है? पूछा जा सकता है कि आगरा किले को यूनेस्को की मूर्त धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1983 में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम मूर्त धरोहर सूची में देखें तो उत्तर प्रदेश के 3 स्थल, 3 ही ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, कह सकते हैं कि जो शामिल हैं। जैसे कि आपका ताजमहल और आपका फतेहपुर सीकरी और आगरा किले। ताजमहल को भी 1983 में शामिल किया गया था, जबकि फतेहपुर सीकरी को 1986 में मूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। क्लियर है? इसका निर्माण, आगरा किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आगरा किले का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया, ये भी स्टेटमेंट में था। आगरा किला किस नदी के किनारे? ये भी था। आगरा किला यमुना नदी के किनारे, याद रखेंगे। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। 1565 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा।
इसके वास्तुकार के बारे में अगर हम बात करें तो अकबर के काल में बहुत सारे लोग लगे थे, एक पर्टिकुलर किसी वास्तुकार के बारे में नहीं पता चला। बट उस्ताद अहमद लाहौरी ये शाहजहाँ के शासनकाल में इन्होंने, क्योंकि शाहजहाँ ने भी लाल किले का मरम्मत कराया, अच्छे से काम कराया, तो उस टाइम वास्तुकार जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला पॉइंट क्या है? अगला प्रश्न ये पूछा गया था, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त के बारे में पूछा गया था। पहले ही हम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये भ्रष्टाचार विरोधी संगठन होता है, ये आप जानते हैं। लोक आयुक्त का पद 1975 के लोक आयुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, ये भी बात ठीक है। बिशम्बर दयाल इसके प्रथम लोक आयुक्त थे। बस ये ऑप्शन में 3 थे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि 2008 में किस जिले का नाम बदलकर कांशी रामनगर कर दिया गया था? क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 में कांशी रामनगर का नाम बदलकर कासगंज कर दिया गया था। क्लियर है? काशीराम नगर किसका नाम है? कासगंज का नाम है, ऐसे भी याद रखेंगे। कब किया गया था? पहले तो हम याद रखेंगे जो कांशीराम नगर है, इसका गठन कब हुआ था? इस जिले का गठन 17/4/2008 को हुआ था। फिर इसका नाम कासगंज कर दिया गया कब? जुलाई 2012 में इसका नाम कासगंज कर दिया गया। क्लियर है? तो काशीनगर नाम से गठन कब हुआ था? 17/4/2008 को हुआ था कासगंज का। अब हम लोग कासगंज के बारे में डिस्कस करें तो कासगंज किस मंडल के अंतर्गत आता है, ये हम उनको देखें तो कासगंज अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। कासगंज को किस जिले से अलग करके बनाया गया? इंपॉर्टेंट है। कासगंज एटा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बनाया गया था। एटा डिस्ट्रिक्ट से कासगंज को अलग करके बनाया गया था कब? 17/4/2008। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। आपको कासगंज में बरहा मंदिर देखने को मिलेगा। बरहा मंदिर कहाँ पर? कासगंज। बटुकेश्वर नाथ मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? बटुकेश्वर नाथ मंदिर आपको कासगंज में देखने को मिलेगा। पटियाली आपका कहाँ है? कासगंज में। पटियाली में जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? पटियाली में। इंपॉर्टेंट है। और पटियाली कहाँ है? कासगंज में। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, आ चुका है जन्म। ठीक है। यहाँ पर सोरो मेला मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। सोरो मेला कहाँ लगता है? सोरो मेला कासगंज। कासगंज का प्राचीन नाम शुकर क्षेत्र है। कासगंज को शुकर क्षेत्र भी कहा जाता था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जिलों की याद रखेंगे, इनका कब गठन हुआ, क्या हुआ, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। दरअसल क्या है कि उत्तर प्रदेश के सबसे नवगठित जिलों की बात करें तो 28 सितंबर 2011 को उत्तर प्रदेश में 3 जिले बने थे। और वो 3 जिले मायावती के शासनकाल में बने थे। किन नाम से बने थे? अब वर्तमान में उनके क्या नाम है, ये याद रखेंगे। पंचशील नगर, भीमनगर और प्रबुद्ध नगर, ये 3 जिले गठित किए गए थे। तो हापुड़ जिले का नाम क्या था? पंचशील नगर। याद रखेंगे, हापुड़ का नाम क्या था? पंचशील नगर। भीमनगर किसका नाम था? संबल। भीमनगर, संबल, पंचशील, हापुड़। प्रबुद्ध नगर किसका था? शामली। याद रखेंगे, पंचशील नगर हापुड़ था, भीमनगर आपका संबल था, प्रबुद्ध नगर आपका शामली था, जबकि कांसीराम नगर आपका कासगंज था। क्लियर है? याद रखेंगे, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट किससे अलग होकर बनाया गया था? हापुड़ जिले को गाजियाबाद से अलग होकर बनाया गया। संबल की बात करें, संबल को मुरादाबाद और बदायूं से अलग करके क्षेत्र को मिलाकर संबल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। वहीं अगर हम शामली की बात करें तो मुजफ्फरनगर से अलग होकर आपका शामली का गठन किया गया था। अब ये जो हापुड़, संबल और शामली है, इनका नाम ये कब पड़ गया इन नामों से बदलकर? तो जुलाई 2012 में, है ना। कासगंज जब अखिलेश सरकार आई तो उन्होंने नाम बदल दिए थे। कासगंज कर दिया था जुलाई 2012 में। इनको नाम भी पंचशील को हापुड़ कर दिया, भीमनगर को संबल कर दिया, प्रबुद्ध नगर को शामली कर दिया। इसके अलावा हम याद रखेंगे संत रविदास नगर। संत रविदास नगर का वर्तमान नाम क्या है? भदोई। क्लियर है? संत रविदास नगर का वर्तमान नाम क्या है? भदोई है। इस बात को याद रखेंगे। संत अगर हम कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर का गठन कब हुआ था? संत कबीर नगर आपका जिला है, इसका गठन 5 सितंबर 1997 को हुआ था। क्लियर है? कब हुआ था? 5 सितंबर 1997 को हुआ था। ये बस्ती और सिद्धार्थनगर से मतलब कुछ क्षेत्र को मिलाकर आपका संत कबीरनगर जिला बनाया गया। और ये इंपॉर्टेंट है, संत कबीरनगर जिला का मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा था कि 2024 में प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया?
तो ये इन्होंने सहारनपुर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था उड़ान योजना के। उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान की फुल फॉर्म है। इसके अलावा सहारनपुर को देखें तो आप जानते हैं कि आपसे पूछा जाएगा सरसावा हवाई अड्डा कहाँ देखने को मिलता है। सरसावा हवाई अड्डा आपका सहारनपुर में। इसके अलावा सहारनपुर कितने जिलों से सीमा साझा करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो सहारनपुर की 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन-कौन सा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से सहारनपुर की सीमा लगती है। जिनमें से हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का एक ही जिला सीमा साझा करता है, वो आपका सहारनपुर है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कितने जिले साझा करते हैं, ये भी याद रखेंगे, 7 जिले करते हैं। वहीं हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा साझा करते हैं। आपके 18 मंडल में से सहारनपुर आपका एक मंडल है। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन-कौन से? सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। अभी-अभी आपने जाना है कि शामली से मुजफ्फरनगर से अलग होकर शामली बनाया गया है। सहारनपुर में कौन-सी नदी प्रवेश करती है? सहारनपुर से यमुना नदी प्रवेश करती है, जबकि गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। सहारनपुर काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा जिला काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सहारनपुर। सहारनपुर को जाना जाता है कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट। तो किस जिले को कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे सहारनपुर को जाना जाता है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सहारनपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? सहारनपुर में। ये कब बनी थी? 1964 को बनी थी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है क्या? शाकुंभरी देवी मंदिर कहाँ पर है? आपका सहारनपुर में। और शाकुंभरी देवी मेला भी लगता है कहाँ पर? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए तो आपका सहारनपुर है। क्लियर है। और संतरा उत्पादन में प्रसिद्ध जिला आपका सहारनपुर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, काष्ठ शिल्प यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इंपॉर्टेंट है ये। खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? खारा जल विद्युत परियोजना आपकी सहारनपुर में, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्थल हैं सहारनपुर के, याद रखेंगे। हुलास कहाँ पर है? हुलास आपका, याद रखेंगे, सहारनपुर में है। दारुल उलूम इंपॉर्टेंट है। दारुल उलूम कहाँ पर मिलेगा आपको? दारुल उलूम आपको सहारनपुर में मिलेगा, याद रखेंगे। देवबंद कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है ये भी। देवबंद आपका सहारनपुर में। लखनौती किला सहारनपुर। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट पूछा था सुल्तानपुर के बारे में। क्लियर है। सुल्तानपुर के अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप याद रखेंगे सुल्तानपुर की सीमा 6 जिलों से लगती है। याद रखेंगे सुल्तानपुर कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? सुल्तानपुर 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन-कौन सा है? अयोध्या और अंबेडकर नगर। क्लियर है। अयोध्या और अंबेडकर नगर उत्तर दिशा में, ये याद रखेंगे। ये दिशा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पूछा गया था कि कौन से जिले किस दिशा में सीमा साझा करते हैं। तो अयोध्या और अंबेडकर नगर आपके किधर है? इस तरफ उत्तर की दिशा में है। अमेठी आपका सहारनपुर के पश्चिम में है। भाई आजमगढ़ पूर्व में है। प्रतापगढ़ और जौनपुर दक्षिण में है। क्लियर। ये 6 जिले सीमा साझा करते हैं। सुल्तानपुर किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सुल्तानपुर आपका अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। सुल्तानपुर अयोध्या मंडल के अंतर्गत। इसके अलावा आप याद रखेंगे राजा का बांध कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है। राजा का बांध आपको सुल्तानपुर में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है आपका लौंधी ताल। देखो, लौंधी ताल को कंफ्यूज ना करना औंधी ताल से। क्लियर है। औंधी ताल आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है। औंधी ताल आपका वाराणसी में, जबकि लौंधी ताल आपका सुल्तानपुर में, याद रखेंगे। भोजपुर ताल कहाँ पर आपका? भोजपुर ताल आपका सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर की अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो मूज उत्पाद यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि अमहट हवाई अड्डा कहाँ पर है? दरअसल 4 हवाई अड्डे दे दिए जाएंगे और उनका जिला पूछ लिया जाएगा। जैसे कि सरसावा हवाई अड्डा हम लोगों ने कहा देखा था, सहारनपुर। इसलिए अमहट हवाई अड्डा कहाँ पर है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर का पुराना नाम क्या है? सुल्तानपुर का पुराना नाम कुशापुर है। इस बात को याद रखेंगे। कुशापुर इज अ ओल्ड नेम ऑफ सुल्तानपुर, याद रखेंगे। कुशापुर मतलब सुल्तानपुर। सुंदरलाल मेमोरियल पार्क कहाँ पर है? सुंदरलाल मेमोरियल पार्क आपका सुल्तानपुर में है। सुंदर मतलब सुल्तानपुर। क्लियर है। ऐसे रख सकते हैं, सुंदरलाल मतलब सुल्तानपुर। क्लियर है। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा था? अगला प्रश्न पूछा था महोबा जिला किस क्षेत्र में शामिल है? महोबा जिला किस क्षेत्र में शामिल है, ये पूछा गया था। तो महोबा जिला आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल है, ये प्रश्न पूछा जाता। बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 7 आते हैं, याद रखेंगे। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत
उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, वो 7 जिले कौन-कौन से याद रखेंगे। ये आराम से याद हो सकता है, आप अगर मैप देखेंगे दक्षिण के जितने भी जिले हैं मोस्टली आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। याद रखेंगे चित्रकूट, बांदा, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर और जालौन। ये आपके क्या है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कोई से भी जिले पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अगर यहाँ पर हम महोबा की बात करें, महोबा किस मंडल के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे महोबा आपका चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आता है और चित्रकूट मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बांदा में है, इस बात को भी याद रखेंगे। भाई अगर हम महोबा की बात करें तो ये मात्र एक राज्य से सीमा साझा करता है, वो भी आपका मध्य प्रदेश। पूछा जाता है तो महोबा की सीमा किस जिले से किस राज्य से लगती है? ये आपका मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। अगर हम महोबा की बात करें तो महोबा आपके उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से भी सीमा साझा करता है। तो महोबा की सीमा किन जिलों से लगती है इसको अगर हम देखें तो झांसी से सीमा साझा करता है आपका महोबा, हमीरपुर से सीमा साझा करता है आपका महोबा और बांदा से सीमा साझा करता है आपका महोबा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कजली महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? देखो कजरी को कंफ्यूज ना करना कजली से। कजली, कजली महोबा, क्लियर है? कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महोबा में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आला उदल 2 भाई कहाँ के हैं? आला उदल का संबंध महोबा से इंपॉर्टेंट रखेंगे। अर्जुन बांध कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है, ये आपका महोबा पर है और इससे लाभ और कौन-सा जिला लेता है? लाभान्वित की अगर हम बात करें, देखो अर्जुन बांध से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो महोबा और हमीरपुर भी इसका लाभ लेता है। लेकिन ये है कहाँ पर? ये आपका महोबा में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? बाकी पान अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये आपका महोबा में और पान उत्पादन में अग्रणी फेमस जिला आपका महोबा है। क्लियर है? महोबा का गठन कब हुआ? महोबा जिले के रूप में 11/2/1995 को बना था और हमीरपुर से अलग होकर बना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महोबा किस जिले से अलग होकर बना था? महोबा हमीरपुर से होकर अलग बना था, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये कुछ पॉइंट छूट गया था सहारनपुर के बारे में। देखो देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? सहारनपुर में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला कौन-सा टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर में, जो आपका देश का पहला है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अज्ञे जी जो हैं, वो किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो अज्ञे जी नई कविता और प्रयोगवाद के प्रतिपादक हैं, इसको याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया था, यही आंसर था। अगर आपसे बात करें अज्ञेय जी, आखिर ये अज्ञेय जी हैं कौन? इनका रियल नेम क्या है? अज्ञेय जी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय जी कहा जाता है। क्लियर है? इनको प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। प्रयोगवाद का जनक किन्हें माना जाता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को, जिन्हें अज्ञेय भी कहते हैं, माना जाता है। अज्ञेय की पत्रिका को याद रखेंगे। प्रतीक नाम की पत्रिका इनकी पत्रिका है, इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें, याद रखेंगे इत्तेलम इनकी रचना है। कितनी नावों में कितनी बार, इंपॉर्टेंट है। कितनी नावों में कितनी बार, किनकी रचना है? ये आपकी अज्ञेय जी की रचना है। भग्नदूत आपकी अज्ञेय जी की रचना है। चिंता आपकी अज्ञेय जी की रचना है। हरी घास पर क्षण भर, क्लियर, हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी की रचना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और मेहनत करें, लगे रहें। आपको सभी वीडियो धीरे-धीरे मिलेंगी। क्लियर है? सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।